सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 है। कौन सा पढ़ेंगे? तो हम लोग नर्वस सिस्टम का जो पार्ट 3 है ये हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आप लोगों को नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है और पार्ट 3 जो है हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 या नर्वस सिस्टम को पढ़े होंगे तो उसको अच्छे से आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? और यदि आप सब में से जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि आप लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूपी बीएससी नर्सिंग का तो यहाँ से क्या होगा कि हर एक टॉपिक आपके लिए, जितना भी मैं क्लास लेता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, जिससे आपको एक भी क्लास मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है ना? यानी कि एक भी क्लास आपको मिस नहीं होगा और हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और है ही। ठीक है ना? चलिए, तो जो भी स्टूडेंट न्यू है तो जाइए मेरा हर एक क्लास लगाइए सिस्टमेटिक में। आप लोगों को क्लास ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ और डेली बेस चल रहा है क्लास। 6:30 बजे शाम को क्लास आपको स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? आपको यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दोनों मीडियम में आप लोगों को ऑटोमेटिक पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? सिर्फ मैं नर्वस सिस्टम के बारे में मैं काफी ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम का एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, जिससे आपको एक्यूरेट यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। शॉर्ट क्लास में लूंगा नर्वस सिस्टम का, पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 है। ठीक है ना? इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, पता होगा ना आप लोग ऑलरेडी कि मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़े, पार्ट 2 में क्या, मतलब पार्ट 1 में हम लोग बेसिक सी बात ही की जो कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो मेरे बॉडी का एक कोऑर्डिनेट और क्या होता है, सबसे स्पेशल सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स के बारे में बात की है। ठीक है ना? तो चलिए, आज की जो हम लोग क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, तो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म। ठीक है ना? हम लोग जो प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर चुका हूँ बताओ, तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे जो कि एक जॉन के बारे में। ठीक है ना? और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा नर्वस सिस्टम पार्ट 3 में एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म। ठीक है ना? तो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म होता क्या है आप लोग को पता है? एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म क्या होता है? एक मिनट, क्या है टॉपिक? एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म। इस पेन को पतले कर लेता हूँ क्योंकि बहुत मोटा चल रहा है ना। चलिए, एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है ना? तो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो होता है ना, हमारे जो भी आपका इंपल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे न्यूरॉन्स में जो भी इंपल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने में कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने में, ट्रांसफर करने में ये आपका हेल्प करता है। यानी कि इट इज द मैकेनिज्म आर प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्स अकोर इन द न्यूरॉन्स। यानी कि जो इसमें एक प्रोसेस चलता है जो कि इसमें ये ट्रांसमिशंस करता है, किसको, इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है किसके तक, आपको न्यूरॉन्स तक। यानी कि आपका जो नर्व सेल है ब्रेन तक, उसको जो इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसमिशन का जो काम कर रहे हैं आपका एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इट इज द मैकेनिज्म, it is the mechanism or process by which transmission of impulse occurs in a neuron, इन अ न्यूरॉन्स। यानी कि इसका जो काम होता है वो आपका इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है आपके न्यूरॉन तक। ठीक है ना? इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सेकेंड पॉइंट इसका जो हो जाएगा आपका कि द एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, द एक्शन पोटेंशियल
mechanism occurs due to change is the polarity the membrane। इसमें से कुछ स्टूडेंट हमको मैसेज किया था कि भैया इतने क्या बोलता है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है आपको यूपी बीएससी नर्सिंग में, ये क्या आप पढ़ा रहे। तो मैंने इसको बोला कि भाई देख, आपको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं आपको ये नॉलेज के लिए मैं इतना आपको सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपका जो यूपी एग्जाम है, यदि आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ बहुत एडवांस लेवल से आता है, इतना कोई एडवांस से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बेसिक लेवल से क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा जो कि नर्वस सिस्टम का, और 1 से 2 पेज का होगा ये नोट्स, और इसको एक्यूरेट में इसमें पॉइंट लिख दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये आप लोग जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, नर्वस सिस्टम, राइट, ये जो नर्वस सिस्टम आप लोग जो क्लास चल रहे हैं, ये क्लास आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आप लोग जाइएगा पास हो करके, तो बहुत अच्छे से आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोग को नर्वस सिस्टम इतना डिटेल्स में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ताकि, ठीक है ना, क्लियरिटी हो जाए, राइट। चलिए, तो आपको पता होगा कि एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, और कुछ चीज में बात है कि जो आप लोग को पता होगा कि जो फ्री, कोई भी चीज फ्री का वो लोग अहमियत नहीं देते। यदि आप लोग को यही कंटेंट, यदि आपको किसी बैच लेकर के पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो वहां पे देगा यही कंटेंट सेम देगा, बट वहां पे पैसा ले रहा है, ठीक है ना। तो पैसा ले रहे, वहां पे आप लोग डेली बेस क्लास करोगे, डेली नोट्स बनाओगे, डेली पीपीटी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को हर एक क्लास में हैंड नीटर नोट्स बनाता हूँ। तो आप लोग को ये फ्री का चीज है ना भाई, तो फ्री का चीज कोई इसको वैल्यू नहीं देता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट इस फ्री को चीज को, जो फ्री क्लास को वैल्यू दे देगा, तो उसको मैं बोल रहा हूँ बायोलॉजी में और नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एक भी क्लास में एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं इसको होगा, ठीक है ना। ये मेरा वादा है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, राइट, विश्वास होकर पढ़िए, और मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा बनाने में, ठीक है ना। आप लोग जुड़े रहिए अच्छे से, पढ़िए सिर्फ। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म का जो वर्क होता है, वो इंपल्स को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, किसके पास, तो वो न्यूरॉन्स के पास। इसके बारे में बात करूं एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म के बारे में, तो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म इज कॉन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेप, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म होता है वो आपका 4 स्टेप में कॉन्सिस्ट होता है, ठीक है ना। कितने में, तो आपका एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म is consist of 4 स्टेप। आपका ये कौन कौन सा 4 स्टेप है जो कि आपका एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म, वो इसमें क्या है, इसमें कॉन्सिस्ट क्या है, इस सबसे बना, यानी कि जो मेरा एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म होता है वो आपका 4 स्टेप से वो बना होता है। कितने से, वो 4 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप ऐसा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इसका होता है आरएमपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फर्स्ट कौन हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट आपका जो सेकेंड आपका हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है ना, डीपोलराइजेशन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, तो हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशंस। तो मैंने क्या क्या आपको कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म होता है वो आपको 4 स्टेप में इसको कंसिस्ट किया गया है। फर्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, तो आरएमपी, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं आरएमपी को, तो आरएमपी को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
क्लियर। सेकेंड मैंने क्या बोला, तो सेकेंड आपका हो जाएगा डीपोलराइजेशन, इसके बाद रिपोलराइजेशन, फिर आपका हाइपर पोलराइजेशन। तो ये जो फोर जो मेरा है, ये फोर स्टेप जो है वो इससे फोर स्टेप से मिलकर मेरा आपका एक्शन पोटेंशियल इसमें वर्क करता है, ठीक है ना, वो फोर स्टेप से, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब ह्यूमंस का सेल जब रेस्टिंग स्टेट में होता है विदाउट एनी स्टिमुलेट, यानी कि इसमें कोई स्टिमुलेट नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है पोटासियम का चैनल क्या होता है इसमें ओपन होता है। ह्यूमंस के जो प्लाज्मा होता है इसमें पोटासियम का चैनल ओपन होता है, जिससे क्या होता है इसमें जो एक जॉन का मेम्ब्रेन होता है वो आपका एट रेस्टिंग स्टेट में होता है, प्लस में इसमें आपका 10 मीटर वोल्ट का इसमें क्या होता है 10 एमबी का इसमें क्या होता है तो चार्ज होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, इसमें आपको इतना नहीं पूछेगा, बट इसमें से ये पूछेगा कि इसमें कितना मीटर वोल्ट का होता है, 10 मीटर वोल्ट होता है, कितना होता है तो 10 एमबी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए फर्स्ट जो आपका था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फर्स्ट आपका हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बोला है कि आप लोग को कि व्हेन द सेल ह्यूमन ऑन व्हेन द सेल ऑन रेस्टिंग स्टेट व्हेन द सेल, एक मिनट रुक जाओ, व्हेन द सेल व्हेन सेल ह्यूमन ऑन रेस्टिंग स्टेट विदाउट 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 मतलब बिना कोई स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब क्या होता है कि मतलब कोई टच के बिना, कोई इंपल्स के बिना, यानी कि विदाउट स्टिमुलस स्टिमुलस द पोटासियम चैनल ह्यूमन ह्यूमेन ओपन at plasma membrane of axon at the state the charge of cell कितना होगा चार्ज भाई तो 10 एम्पियर यानी कि 10 माइक्रोवोल्ट। तो आपको रेस्टिंग पोटेंशियल मैकेनिज्म में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इसमें कोई इसमें क्या होता है बिना इम्पल्स बिना विदाउट स्टिमुलेट्स की इसमें आपका पोटासियम चैनल ओपन होता है, जिसमें आपका जो चार्ज होता है आपका 10 एम्प यानी कि 10 माइक्रोवोल्ट का इसमें क्या होता है आपका चार्ज होता है, किसमें तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ठीक है ना। तो सिंपली इसमें ये बहुत बेसिक सी बात है रेस्टिंग मेम्ब्रेन। सबसे मेन आपका हो जाएगा डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और आपका हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो बताइए सब क्यों क्लियर है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बताइए। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत है उसको तुरंत हमको मैसेज करना है, ठीक है ना, मैसेज करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोग को दोबारा से इसको रिपीट करके बता सकूँ अच्छे से दूसरी क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं चाहूँगा कि अच्छे से इसको हम लोग रिपीट कर सके ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए बिना आप लोग हिचक मतलब कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, जो आप लोग को नहीं आता होगा आपको डायरेक्ट मैसेज कर देना है, मैं आप लोग को 100% बता दूंगा, ठीक है ना। दूसरी लैंग्वेज से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट मेरा कौन सा है तो आपका बताइए। तो आपका जो नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन आपका कौन सा डीपोलराइजेशन, नेक्स्ट कौन हो जाएगा आपका डीपोलराइजेशन। चलिए तो जो सेकेंड मेरा आपका डीपोलराइजेशन, हेडिंग लगाइए डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन। देखिए डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि डीपोलराइजेशन में जब सोडियम का चैनल क्या होता है इसमें ओपन होता है, ठीक है ना। आपका डीपोलराइजेशन में जब सोडियम का चैनल ओपन होता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जब सोडियम का चैनल ओपन होता है, तो इसमें जब सोडियम का जो क्या होता है सोडियम आपका मूव करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि प्लाज्मा के जो आउटर लेयर से जेकर के आपका फ्लूइड होता है और जो इसका इनर लेयर का जो फ्लूइड होता है उसमें जो बाहर का जो फ्लूइड आपका अंदर में मूव करेगा, जिससे क्या होगा तो मोर पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा आपका सेल्स के अंदर और मोर नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ हो जाएगा तो सेल का बाहर। यानी कि इसमें कह रहा है कि व्हेन सोडियम चैनल गेट ओपन एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स of axon, sodium move free from extracellular fluid to intracellular fluid। यानी कि इसमें सोडियम कहां से कहां मूव कर रहा है बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। यानी कि इसमें जो सोडियम आपका मूव कर रहा है सोडियम चैनल आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका जो मोर पॉजिटिव चार्ज आपका हो जाएगा सेल के अंदर हो जाएगा और मोर नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ हो जाएगा आपका सेल के बाहर। तो आप लोग इसमें लिखिए कि वेन सोडियम चैनल channel get open at the plasma membrane of axon sodium moves from extracellular fluid टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। यानी कि इसमें क्या हो रहा है मेरा सोडियम का जो होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मूव कर रहा है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। इसमें क्या हो जाएगा मोर पॉजिटिव चार्ज inside the cell and more negative charge outside the cell इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका क्या एक सेल है, यानी कि मान लीजिए क्या आपका ये न्यूरॉन्स का पार्ट ले रहा हूं एक थोड़ा सा, मान लीजिए कि क्या आपका एक एक्सॉन है, ठीक है ना, समझ गए ना। ये क्या है मेरा एक जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन में मैंने क्या बोला कि इसके अंदर आपका प्लाज्मा क्या होता है आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना। एक्सॉन प्लाज्मा प्रेजेंट कहाँ होता है आपका एक्सॉन में ही प्रेजेंट होता है ना इनसाइड में। तो इसमें क्या कहना है कि जब डीपोलराइजेशन होगा तो मैंने क्या बोला कि जो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो मूव करेगा कहाँ पे आपका इंट्रा सेलुलर की तरफ। तो इसमें मान लीजिए कि इसमें बाहर तरफ क्या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर में आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो सोडियम जल आपका अंदर से यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है तो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो भाई जब अंदर जब आएगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मोर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर सेल के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सेल के बाहर काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर कि डीपोलराइजेशन क्या होता है और रिपोलराइजेशन क्या सॉरी रिपोलराइजेशन मैं बताया नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट ही आपका डिपोलराइजेशन होगा, बट मैं यहाँ पे डिपोलराइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डिपोलराइजेशन मतलब ये होता है कि जब आपका सोडियम चैनल ओपन होता है तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो मूव कहाँ करता है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। इसमें क्या होता है कि जो मोर निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका सेल के बाहर हो जाएगा और मोर पॉजिटिव चार्ज आपका सेल के अंदर हो जाएगा। बस ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, किसके बारे में तो डीपोलराइजेशन के बारे में।
राइट। और इसका अपोजिट आपका रिपोलराइजेशन हो जाएगा। रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, ठीक है ना। इंट्रा जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है एक्स्ट्रा फ्लूइड की तरफ। इसमें जो होगा आपका मोर पॉजिटिव चार्ज आपका सेल के बाहर हो जाएगा और मोर नेगेटिव चार्ज आपका सेल के अंदर हो जाएगा। सेम वही कंडीशन है, आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। तीसरा क्या आपका हो जाएगा, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन सेम वही बात लिखना है, ये समझाने वाला इतना नहीं है, समझने के आप लोग जो फर्स्ट समझ गए होंगे डिपोलराइजेशन, उसको बहुत आसानी भाषा में रिपोलराइजेशन भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट है ये, तो यही है सेम, इसमें यही लिखना है हमको कि वेन, इसमें सोडियम के जगह पे पोटासियम लगाना है। वेन पोटासियम चैनल ओपन, पोटासियम चैनल ओपन, जो पोटासियम फॉर्म मूव इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज more negative charge inside the cell, inside the cell, and more positive charge outside of the cell. Is that clear? ठीक है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में। यहीं पे ये भी डायग्राम, इसमें इसका डायग्राम आपका अपोजिट बनाना है, बस इसको इसे एक जॉन प्लाज्मा आ गया, ठीक है ना। इसमें आपका मूव कर रहा है कहाँ पे, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव कर रहा है आपका बाहर की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मोर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आपका सेल के बाहर हो जाएगा, अब मोर नेगेटिव चार्ज आपका सेल के अंदर हो जाएगा। बस वही इसमें कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, समझ में आ गया डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। चलिए, और अब बात करूंगा हाइपर पोलराइजेशन के बारे में। तो आप लोगों को पता हो कि हाइपर पोलराइजेशन किसे कहते हैं। तो हाइपर में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव में आपका क्या होगा, चला जाएगा। इसमें जो आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है काफी ज्यादा, इसमें क्या होता है आपका बाहर की तरफ निकल जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। रिपोलराइजेशन के जस्ट इसके सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है काफी ज्यादा, यानी कि रिपोलराइजेशन में क्या होता है, इसमें प्लस, इसमें -40 चार्ज होता है, कहाँ पे, इसमें -40 चार्ज हो जाएगा। और जो आपका डिपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा आपका +40 चार्ज होता है। इसमें क्या होता है आपका +40 चार्ज, इसमें माइनस आपका 40 चार्ज, और हाइपर में माइनस आपका 90 चार्ज पर आपका नीचे चला जाता है ग्राफ, ठीक है ना। तो वही आपका होता है हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है कि आफ्टर रिपोलराइजेशन ऑल बिकम्स मूव नेगेटिव इन द चार्ज, because after repolarization some potassium channel remains open so it's become more negative inside of the cell, right। यानी कि आपका काफी ज्यादा इनसाइड में आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो था मेरा आपका फोर्थ सबसे लास्ट जो मेरा आपका है कौन सा है, तो हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन इसमें लिखिए, आफ्टर रिपोलराइजेशन all become more negative in charge because after repolarization some potassium channel remains, potassium channel remains
open so it become more negative inside the cell, more negative inside the cell, inside the cell। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आफ्टर repolarizations all becomes move negative in the charge because after repolarization some potassium channel remains open so it becomes more negative charge। यानी कि ये जो हाइपरपोलराइजेशन कब होता है कि जब आपका हाइपरपोलराइजेशन कब हो जाएगा, जब आपका रिपोलराइजेशन हो जाएगा तो इसके बाद यानी कि रिपोलराइजेशन के और आगे यानी कि इसके बाद में आपका हाइपर पोलराइजेशन होता है जो कि आपका मोर निगेटिव चार्ज इसमें आपका निकलता है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज आपका होता है और इसमें भी आपका पोटासियम का चैनल इसमें ओपन होता है, यानी कि सेम है रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन आपका सेम होता है, लेकिन सिर्फ इसमें यही फर्क है कि रिपोलराइजेशन में आपके काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आपका सेल्स के अंदर नहीं होता है, लेकिन हाइपर में बहुत पॉजिटिव चार्ज आपका निगेटिव चार्ज आपका सेल के अंदर होता है, सॉरी निगेटिव होता है, ठीक है ना, सेल के अंदर काफी ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपका ग्राफ मेंटेन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये आपका क्या है, तो ये आपका है क्या बताओ, ये आपका रेस्टिंग फेज है आरएमपी, ये आपका है आरएमपी रेस्टिंग फेज। यहाँ पे -14, यहाँ पे 14 एमपी से ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और इसके बाद क्या आपका डीपोलराइजेशन, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका डीपोलराइजेशन, फिर आपका हो जाएगा फिर आपका हाइपर, फिर आपका ये साइकिल चलता था, यानी कि ये साइकिल चलता होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे बोले थे कि ये जो आपका है डीपोलराइजेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा डीपोलराइजेशन, नीचे की तरफ वाले इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और सबसे नीचे कौन हो जाएगा आपका हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन में जो आपका चार्ज हो जाएगा -90 एमपी चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें -40 एमपी चार्ज, ठीक है ना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चार्ज। तो ये था आपका डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। तो फिर से सुन लीजिएगा, आपका डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन मैंने क्या बताया आप लोगों को, तो मैंने यही बताया हूँ कि डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में और हाइपर पोलराइजेशन और आरएमपी में कि जो डीपोलराइजेशन कब होता है कि जब इसमें आपका जब आपका पोटासियम का चैनल जब ओपन होता है तो इसमें जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मूव करता है आपका इंट्रा सेलुलर की तरफ, तो इसमें आपका मोर पॉजिटिव चार्ज आपका सेल के अंदर हो जाएगा और मोर निगेटिव चार्ज आपका सेल्स के बाहर हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बोला कि रिपोलराइजेशन, तो रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि इसमें आपका सोडियम सॉरी आपका डीपोलराइजेशन में सोडियम का चैनल ओपन होता है और रिपोलराइजेशन में आपका पोटासियम का चैनल आपका इसमें ओपन होता है, ठीक है ना। हम्म तो डीपोलराइजेशन में जब आपका पोटासियम का चैनल जब ओपन होता है तो इसमें जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो मूव करता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, ठीक है ना, तो उसमें मोर निगेटिव चार्ज आपका सेल्स के अंदर हो जाएगा और मोर पॉजिटिव चार्ज आपका सेल्स के बाहर हो जाएगा। इसी का सेम आपका हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर में -90 चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो सभी को क्लियर है कि डीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन और आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सभी को क्लियर है, बताइए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन को कितने क्लासिफिकेशन किया गया, किस किस पे बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया न्यूरॉन्स को, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को जो क्लासिफिकेशंस किया गया है वेरी कैटेगरी, यानी कि दे आर क्लासिफाई दे आर दे आर वेरी कैटेगरी, दे न्यूरॉन ऐसे लिखे, दे न्यूरॉन आर वेरियस कैटेगरी,
यानी कि जो न्यूरॉन्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया है बहुत सारा कैटेगरी में किया गया है। एक आपका होता है जो कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स और एक होता है आपका बेस्ड ऑन फंक्शन। यानी कि इसमें दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है आपका बेस ऑन स्ट्रक्चर और एक होता है आपका बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन, एक मिनट रुक जाओ। बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन यानी कि जो न्यूरॉन्स को जब क्लासिफिकेशन किया गया, ये टू कैटेगरी में किया गया है। एक तो इसको क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि न्यूरॉन्स का कितने स्ट्रक्चर होता है, कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। और एक इसमें बताया गया है कि बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि इसमें फंक्शन के हिसाब में इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम लोग एक बार एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेस ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में, किसके बारे में करेंगे, तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन यानी कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स, यानी कि जो न्यूरॉन्स का जो इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है ना, उसकी आकृति के बेस पे। आकृति समझते हैं ना, स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आकृति। कोई चीज का ढांचा, जैसे सिंपल सी भाषा में कोई चीज का फ्रेमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका जो फ्रेम है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बेस पे उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया है, जो न्यूरॉन्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया है आपका, फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन, यानी कि न्यूरॉन्स को जो स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है फोर कैटेगरी में। कितने किया गया है, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है ना। फर्स्ट जो आपका हो जाएगा यूनिपोलर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा यूनिपोलर, यूनिपोलर। इसमें मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, यूनिपोलर यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में। यानी कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स ये होता है कि इसमें सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, प्लस में सिंगल प्रोसेस फॉर्म ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है ना। सिंगल प्रोसेस क्या होता है इसमें, सेल बॉडी, इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और जो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है आपका किस में देखने को मिलेगा, जब इम्ब्रोनिक स्टेज में, जब माँ के भ्रूण में जब बेबी पलते रहते हैं इम्ब्रोनिक स्टेज में, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए ऐसा होता है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका सेल बॉडी, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। तो लिखिए कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, in these types of neuron a single process, single process is arise, is arises from सेल बॉडी, यानी कि ये आपका सेल बॉडी से एराइज होता है, ठीक है ना। एंड सिंगल प्रोसेस, द सिंगल, लिखिए द सिंगल प्रोसेस which arise from cell body is an एक्सॉन, इज एन एक्सॉन। यानी कि इसमें मैंने बोल दिया कि इसमें डेंड्राइट्स एक भी प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, तो आपका
यूनिपोलर न्यूरॉन्स में, ठीक है ना। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में आपका एक भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होता है। और ये न्यूरॉन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपका ये जो होता है आपका आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन यूनिपोलर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो आपका जब फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें आपका कौन सा जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद आपका सेल का डिवीजन होता है तो आपका एम्ब्रियोनो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्ब्रियो बनता है। तो वही जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपका प्रेजेंट होता है। राइट, कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, बताइए सभी को क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन कौन सा हमारा हो जाएगा, तो बाइपोलर न्यूरॉन। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, तो बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो देखिए बाइपोलर न्यूरॉन्स कैसा होता है कि ये जो न्यूरॉन्स होता है इसमें डेंड्राइट्स ऑन एक्सॉन अराइज फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द सेल बॉडी, यानी कि इसमें जो डेंड्राइट्स होता है वो एराइज होता है किससे, तो आपका अपोजिट सेल बॉडी से, यानी कि सेल बॉडी के अपोजिट इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। लेकिन वन डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है, कितना हो जाएगा, तो ओनली वन डेंड्राइट्स जो प्रेजेंट होता है आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स में। समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें आपका सिंगल डेंड्राइट्स होता है, ठीक है ना। ये तो आपका पता हो जाएगा सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स हो जाएगा, डेंड्राइट्स, और ये आपका एक्सॉन। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, क्या है डेंड्राइट्स इसमें प्रेजेंट है बाइपोलर न्यूरॉन्स में। तो ये इसके वजह इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और डेंड्राइट्स ऑन एक्सॉन are arises from opposite pole of the cell body, opposite pole of the cell body। क्या हो जाएगा, तो ये आपका अपोजिट यानी कि जो सेल बॉडी के अपोजिट क्या होता है आपका अराउंड, यानी कि इसमें एराइज होता है कौन सा, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स आपका एराइज होता है। समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स में आपका डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ यूनिपोलर न्यूरॉन्स में आपका सेल बॉडी और एक्सॉन प्रेजेंट होता है। और यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब माँ के घर में बच्चे पलता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो उस समय आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैंने बोला कि जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होता है इसमें आपका वन डेंड्राइट्स होता है, ये सेल बॉडी के अपोजिट एराइज होता है, इसमें एक्सॉन भी होता है, ठीक है ना। और ये जो आपका प्रेजेंट होता है ये नहीं बताऊं तो अभी लिख लीजिए कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो आपका प्रेजेंट हो जाएगा आपका कहाँ पे, तो बाइपोलर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है आपका प्रेजेंट कहाँ हो जाएगा, तो ये जो आपका प्रेजेंट होता है आपका रेटिना आई आई, रेटिना ऑफ आई, यानी कि मेरा आंख के रेटिना में हो जाएगा। इसके बाद कहाँ हो जाएगा, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। थर्ड कहाँ हो जाएगा, सेल ऑफ वेस्टिब्यूल्स, सेल ऑफ वेस्टिब्यूल्स। ये तीनों न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है किसमें, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इसमें न्यूरॉन्स, तो इसमें हो जाए आपका बाइपोलर न्यूरॉन।
यानी कि जो बायपोलर न्यूरॉन जो होता है आपका आंख के रेटिना में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम यानी कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेल्स ऑफ वेस्टिब्यूल्स, आप लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े होंगे तो इसमें पता हो कि वेस्टिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वेजाइना और कहाँ पे सर्विक्स के बीच में क्या होता है, बिटवीन आपका वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मेरा आपका सूडोपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन कौन सा आपका, सूडोपोलर न्यूरॉन्स। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, पोलर न्यूरॉन। ये जितना भी टाइप्स आप लोग लिख रहे हैं न्यूरॉन का प्रकार, ये सब आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बेस में आ जाए, यानी कि न्यूरॉन्स का ये सारा स्ट्रक्चर है। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कैसा होता है भाई, तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है वो आपका सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एराइज होता है सेल बॉडी का, लेकिन ये फर्दर स्प्लिट होता है, यानी कि वो डिवाइड होता है। फर्दर स्प्लिट यानी कि दोनों तरफ क्या होता है आपका डिवाइस, यानी कि डिवाइड होता है, जो कि इनटू टू प्रोजेक्शन में, इसी को इसलिए हम उसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो देखिए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कैसा होता है, इसका इमेज बनाइए आप लोग। हम्म, इसमें ये एक जोन हो जाएगा और ये डेंड्राइट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो इसको हम बोलते हैं सीएनएस, सीएनएस पोल, इसको बोलते हैं हम लोग पीएनएस सेकेंड पोल, क्या बोलते हैं, पीएनएस सेकेंड पोल। तो यूनिपोलर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है आपका, इस टाइप्स के आपको स्प्लिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें आप लोग लिखिए कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, in these types of neuron, in these in these types of neuron, a single process is arise from cell body, arise from cell body, died further split device into two projection is known as pseudo यूनिपोलर न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। समझ में आ गया सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है आपका स्प्लिट होता है, यानी कि वो आपका डिवाइड होता है। हम्म, आपको स्प्लिट टाइप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपका हो जाएगा ओ सीएनएस का पोल और एक हो जाएगा पीएनएस का सेकेंड पोल्स, ठीक है ना। प्रेफियर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है प्रेफियर नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, और आपका जो आपका जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बेस पे आपका एक ही न्यूरॉन्स आपका हो जाएगा, जो कि है आपका लास्ट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नर्व होता है स्पाइनल कॉर्ड में आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम लोग बनाए थे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का ही स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कैसा होता है आपका, डी यानी कौन सा जगह, तो मल्टी, एक मिनट
कहीं से कहीं भाग जा रहा है यार, ऐसे क्यों? भूत आ गया है क्या? चलिए, मल्टी पोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें डेंड्राइट्स काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ऐसा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। ये आपका हो जाएगा क्या? तो आपका ये एक्सॉन टर्मिनल, और ये एक्सॉन, राइट, ठीक है ना। तो आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपका ऐसा होता है। समझ में आ गया? चलिए लिखिए, इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, in this type neuron many dendrites and an axon is arises from सेल बॉडी। क्या कह रहा है कि इस टाइप्स का न्यूरॉन्स में आपका एक या एक से ज्यादा यानी कि मेनी डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है, और इसमें आपका प्रॉपर सेल बॉडी होता है, प्रॉपर एक्सॉन बना होता है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट होता है, यानी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपका हर चीज से इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये परफेक्ट न्यूरॉन्स होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, मल्टीपोलर neuron are present in motor neuron and spinal cord, ठीक है ना। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? बताओ सभी को बच्चों। तो मैंने न्यूरॉन्स को जो आज पढ़े हैं किसके बारे में, तो न्यूरॉन्स का जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, दो बेस पे किया गया है। एक तो किया गया उसका बेस ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे, और दूसरा किया गया उसको बेस ऑन फंक्शन के बेस पे। तो जो हम लोग आज की जो क्लास में पढ़े हैं किसके बेस पे बताओ, किसके बेस पे पढ़े हैं? तो बेस ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशंस किया गया है। जो कि यदि मैं बात करूँ उसको स्ट्रक्चर बेस पे, तो इस न्यूरॉन्स को आपको 4 भागों में क्लासीफाई, यानी कि 4 टाइप्स के इसमें क्लासिफिकेशंस किया गया है, ठीक है ना। कितने टाइप्स का? तो 4 टाइप्स का क्लासिफिकेशंस किया गया है। फर्स्ट मैंने बताया यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सेकेंड मैंने बताया कि कौन सा, तो आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स, थर्ड जो आपका था यानी कि सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, और फोर्थ आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो फर्स्ट मैंने कहा था जो कि आपका कौन सा था यूनिपोलर्स में, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या होगा, डेंड्राइट्स नहीं होता है प्रेजेंट, इसमें सेल बॉडी और सिर्फ एक्सॉन होता है। और ये जो आपका यूनिपोलर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है आपका इम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चे माँ के भ्रूण में पल रहे होते हैं, तो इम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सेकेंड मैंने कहा था तो कौन सा, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या हो जाएगा, इसमें आपका वन डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है, आपका अपोजिट सेल बॉडी के अपोजिट एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है, एक्सॉन प्रॉपर होता है, ठीक है ना। ये जो न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है आपका किसमें, तो आपका जो आई का रेटिना है इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा, आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम उसमें आपका मल्टी बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। बताओ तीसरा मैंने क्या बोला, तो तीसरा न्यूरॉन जो मैं आप लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, जल्दी से बताओ। बाइपोलर न्यूरॉन्स में मैंने बोला है ना, तीसरा न्यूरॉन्स कहाँ होगा इसका, तो तीसरा आपका होता है ना सेल वेस्टिब्यूल्स में, जो मैं आप लोगों को बोला था। चलिए, और इसके बाद मैंने कहा क्या कहा था,
तो जो कि इसके बाद आपका मल्टीपोलर तो सूडो यूनिपोलर सबको क्लियर ही होगा अच्छे खास, इसमें स्प्लिट होता है, ठीक है ना। और मल्टीपोलर में तो आपका पता होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, राइट। तो आज की जो क्लास में हम लोग इतना समझाया हो, ठीक है ना, और पढ़ाओ बताओ। चलिए, तो इतना हम लोगों के लिए आज बहुत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट मेरा एक भी क्लास नहीं छोटा होगा, यानी कि छोड़ा होगा एक भी क्लास, जो भी स्टूडेंट मिस किए होंगे, आप लोग हर एक क्लास को अच्छे से नोट्स बना लीजिए भाई। मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका यूपी बीएससी नर्सिंग का जितना भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसी कंटेंट को आप लोग जाएगा तो पढ़ाएगा, ये नहीं कि बाहर से, यानी कि मैं यहाँ पे ब्रेन पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं कि यहाँ पे आपका ये घुसेड़ देगा किडनी के बारे में, ब्रेन ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो सेम वही टॉपिक आपको यहीं पढ़ाएगा, सेम वही कंटेंट रहेगा, बस इसमें ये डिफरेंट होगा कि इसमें आपको पैसा लिया है, तो पैसे के बारे में आपको पता कि भाई मैंने यहाँ पे पैसा दिया हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और लेकिन मैं आप लोग वही चीज फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो कोई आप लोगों को वैल्यू इसका नहीं है। लेकिन यदि जो भी स्टूडेंट मेरे बैच में ज्वाइन किए हैं और हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसके लिए कोई बैच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ। बैच की तरह आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो इससे बड़े क्या है भाई, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, अभी तो नहीं, एग्जाम टाइम में। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर आपका टेस्ट होगा, इससे बढ़कर क्या है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ेंगे 100% रिजल्ट बेटर आएगा ही आएगा, राइट। तो आज हम लोग पढ़े हैं जो कि फर्स्ट आपका फंक्शन बेस पे, सॉरी स्ट्रक्चर बेस पे। सेकेंड क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका न्यूरॉन्स को फंक्शन बेस पे तो कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया, तो फंक्शन पे वही है कि आपका इंटरनोडल पाथ, समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पे आपको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना। यदि आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसको कोई भी नहीं है तो मेरे बैच में इसको जरूर ज्वाइन कराइए। मैं उन लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, और ये लोग अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक करके जाना है, राइट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।